चलो अब लिखो गुण नंबर 8। गुण नंबर 8, यदि किसी सारणिक की यदि किसी सारणिक की यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के दो अवयव शून्य है तो दो अवयव शून्य है तो दो अवयव शून्य है तो तीन कोटि की सारणिक दो कोटि में बदल जाती है। दो अवयव शून्य है तो तीन कोटि की सारणिक दो कोटि में बदल जाती है। हो गया ना? हो गया? आगे लिख लेना। ऐसा करने के लिए क्या लिखें? ऐसा करने के लिए, हो गया? जिस पंक्ति या स्तंभ के दो अवयव शून्य होते हैं, जिस पंक्ति या स्तंभ के दो अवयव शून्य होते हैं, हो गया? उसका तीसरा अवयव हो गया, उसके विस्तार चिन्ह के साथ लिखकर जिस पंक्ति या स्तंभ के दो अवयव शून्य हैं, उसका तीसरा अवयव उसके विस्तार चिन्ह के साथ लिखकर, हो गया ना? उसकी पंक्ति और स्तंभ बंद करके, उसकी पंक्ति और स्तंभ, उसका तीसरा अवयव उसके विस्तार चिन्ह के साथ लिखकर, उसका तीसरा अवयव उसके विस्तार चिन्ह के साथ लिखकर, हो गया? उसकी पंक्ति तथा स्तंभ बंद करके, उसकी पंक्ति तथा स्तंभ बंद करके शेष बचे अवयवों को, पंक्ति तथा स्तंभ बंद करके शेष बचे अवयवों को उसके सामने लिख देते हैं, उसके सामने लिख देते हैं। हो गया ना? हो जाएगा? अब देखो ध्यान से, उसमें क्या कहा गया। पहले तो एक ऐसी सारणिक हो जिसमें किसी पंक्ति या स्तंभ के दो अवयव शून्य हो। कोई ऐसी सारणिक हो जिसमें किसी पंक्ति के या स्तंभ के दो अवयव क्या हो? शून्य हो। तो जैसे ये सारणिक तुम देख रहे हो, इसमें अगर हम पहली पंक्ति अर्थात ये C1 को पकड़ें तो इसमें है 0 0 5। पहला अवयव 0, दूसरा अवयव 0, तीसरा अवयव 5, दो तो 0 है ना? तो तुमको पूरा बड़ा विस्तार करने की जरूरत नहीं है इसका मान ज्ञात करने के लिए।
जिस पंक्ति या स्तंभ के दो अवयव शून्य है उसका तीसरा अवयव लिख दो। तो इसका तीसरा अवयव क्या है? 2 तो शून्य है, तीसरा क्या बचा? 5। अब वो कहीं भी हो उससे नहीं मतलब है। इसको अगर हम 0 5 0 लिखते तब भी वही बात होती, तभी तो C1 का 2 अवयव 0 होता। कैसे भी हो 2 अवयव 0 होना चाहिए। तो जो तीसरा अवयव बचा इसको लिख दो। लिख दिए ना? साथ में इसका विस्तार चिन्ह देखो, प्लस माइनस प्लस, फिर नीचे आएंगे माइनस प्लस माइनस, फिर इसकी जगह पे क्या आएगा? प्लस। तो इसका विस्तार चिन्ह क्या आएगा? प्लस। इस 5 की पंक्ति और स्तंभ बंद कर दो। ये भी हमने उसमें लिखवाया कि जो अवयव लिखे वहां पे तीसरा अवयव उसकी पंक्ति और स्तंभ बंद करके, तो उसकी पंक्ति बंद करो। देखो 5 की पंक्ति ये होगी ना और 5 का स्तंभ ये होगा। तुमने बंद कर दिया तो क्या दिखा? 3 4 7 और 5। उसको इसके सामने लिख दो। 3 4 3 7 4 और 5, ये हमारा आंसर है। इसको हल कर दो। तो 5 है, पहले इसमें गुणा किसका होगा? 3 का, 5 6 15 और माइनस 7 चौका 28। तो 5 गुणा घटेगा तो माइनस 13 बचेगा ना, अर्थात उत्तर कितना आएगा? माइनस 65। दिखाई दे रहा है ना? पूरा विस्तार करने से बच गए। बचे? तो सबसे पहला काम क्या करना है? यहां से तुमको एक निष्कर्ष निकला होगा। अभी अगर तीनों शून्य होता तब क्या होता? तब सारणिक का मान ही शून्य हो जाता। 2 तो शून्य हुआ तब भी हमको फायदा मिला, एक ही बार में हमारा काम हो गया ना। तो निष्कर्ष यहां से क्या निकलता है? तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि जब भी कोई सारणिक मिले तो ज्यादा से ज्यादा उसमें शून्य करने का प्रयास करो। क्या करने का प्रयास करो? शून्य। क्योंकि जितना ज्यादा शून्य हो जाएगा विस्तार हमारा उतनी ही आसानी से होगा। अगर ज्यादा शून्य हो गया तो विस्तार तो आसानी से होगा, क्योंकि शून्य का गुणा करने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हो जाएगा ना? ये याद रखे रहना। तो जैसे में इसको लिख लो, इसमें यहां पे लिख देते हैं चूंकि C1 के 2 अवयव क्या है? शून्य है। जब C1 के 2 अवयव शून्य है तो इसका तीसरा अवयव लिखे उसके विस्तार चिन्ह के साथ और उसकी खड़ी पड़ी बंद कर दिए, बाकी बचे अवयवों को उसके सामने लिख दिए। एक बार में हमारा काम हो गया। हो जाएगा ना? तो कर सकते हो, नोट करो। लास्ट प्रॉपर्टी लिखो, गुण नंबर 9। गुण नंबर 9। हो गया? इसमें लिखेंगे अब हम लोग गुण नंबर 9 में लिखो, यदि किसी सारणिक में कोई चर पद x है, यदि किसी सारणिक में कोई चर पद x है, कोई चर पद x है, कोई चर पद x है। हो गया? तो उस सारणिक में x बराबर, तो उस सारणिक में x बराबर a क्या है? यहां पे कोई अचर x बराबर a
रखने पर रखने पर रखने पर यदि रखने पर यदि सारणिक का मान शून्य हो जाता है, रखने पर यदि सारणिक का मान शून्य हो जाता है, रखने पर यदि सारणिक का मान शून्य हो जाता है, हो गया, तो यदि सारणिक का मान शून्य हो जाता है तो हो गया x माइनस ए, तो x माइनस ए, क्योंकि x बराबर a है ना, अगर इसको इसकी साइड में पक्षांतर करोगे तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो x माइनस ए हो गया, इस सारणिक का एक गुणनखंड होगा, x माइनस ए इस सारणिक का एक गुणनखंड होगा। ध्यान देना इस बात को, x बराबर अगर 3 रखे, मान लो x बराबर 3 रखने पर सारणिक का मान शून्य आया, तो x माइनस 3 उसका एक गुणनखंड होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर x बराबर माइनस 3 रखने पर शून्य आया, तो माइनस इसकी साइड में आके प्लस हो जाएगा ना, तब x प्लस 3 उसका एक गुणनखंड होगा। क्यों? क्योंकि x माइनस ए का मान माइनस 3 रखोगे तो x प्लस 3 ही तो होगा। देख रहे हो ना, ये बात को ध्यान में रखना है। तो एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल देखो, ये एक सारणिक है 1 2 3 1 2 x 3 5 7, ये सारणिक है, हो गया। इसमें x बराबर 3 रखा जाए, क्या रखा जाए जी? 3। अभी क्यों रख रहे हैं पता चल जाएगा। 3 रखोगे तो 1 2 3 1 2 3, x की जगह 3 रख दिए, 3 5 और 7, इस सारणी की वैल्यू क्या हो गई? इस सारणी की वैल्यू क्या हो गई? कुछ नहीं हो गई, कुछ पता ही नहीं। जीरो हो गई, बड़का भेली। कहीं जीरो हुई? कोई कारण? वही बताना है। क्यों जीरो हुई? क्योंकि R1 बराबर R2। पहली पंक्ति बराबर किस, कौन सी पंक्ति? दूसरी पंक्ति। हो गया ना। पीछे गुण में हम पढ़े हैं, यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ आपस में बराबर हो गए तो उस सारणी का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो अब हमने क्या देखा कि हमारे पास एक सारणी थी जिसमें चर पद x था ना। x बराबर हमने कोई अचर पद रखा, जैसे क्या 3 रखा, तो इस सारणी का मान क्या हो गया? शून्य हो गया। तो यहां पे हम छापेंगे, क्या छापेंगे? नोट कर लो तब छापवाएं नीचे। नीचे देखो, चूंकि इस सारणिक में x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर सारणिक का मान शून्य हो जाता है। सारणिक का मान शून्य हो जाता है। हो गया ना। सारणिक का मान शून्य हो जाता है, इसलिए ऐसे लिखो इसको,
x बराबर 3 अर्थात x उधर +3 है इसकी साइड में आके -3, तो अर्थात x -3 इस सारणिक का एक गुणनखंड होगा, इस सारणिक का एक गुणनखंड होगा। हो गया ना? अब देखो यहां मान लो हमने इसको देखा कि x बराबर 3 रखने पर सारणिक का मान 0 हो गया, इसलिए x -3 इसका एक गुणनखंड होगा। तो हम इसका उल्टा भी नियम बना सकते हैं, क्या कि यदि किसी सारणिक का गुणनखंड x - a है, मानक तो हम x - a ही मान रहे हैं ना, क्या मान रहे हैं x - a, तो x - a बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर a, x बराबर a उस सारणिक में रखने पर सारणिक का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उल्टा भी तो बना सकते हैं, क्योंकि अगर x का मान रखने पर सारणिक 0 हो रहा है तो ये गुणनखंड था उसका, तो अगर ये गुणनखंड है तो x बराबर a रखने पर उस सारणिक का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लिख सकते हो नीचे इंडिकेट पॉइंट। अतः हम कह सकते हैं कि यदि x - a किसी सारणिक का एक गुणनखंड है, x - a किसी सारणिक का एक गुणनखंड है, किसी सारणिक का एक गुणनखंड है, तो इसको लिखना x - a बराबर 0, तो x - a बराबर 0 अर्थात x बराबर कितना आएगा a, अर्थात x बराबर a उस सारणिक में रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाएगा, उस सारणिक में रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाएगा। उस सारणिक में रखने पर सारणिक का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हो गया ना? ये बात को याद रखे रहना, इस पर सवाल मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग गुण पढ़ चुके हैं, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण शुरू करते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला काम, एक एग्जाम्पल लिखो, छोटे से शुरू करते हैं, एक ही बार बड़े पे नहीं भागते हैं। एग्जाम्पल लिखो, सारणिक ये लिखना है 1 ओमेगा
ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर 1 हो गया, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1 का मान ज्ञात कीजिए। ओमेगा है ओमेगा, डब्ल्यू का बिगड़ा हुआ रूप हो गया, का मान ज्ञात कीजिए। हो गया, का मान ज्ञात कीजिए, जहां ये दो चीजें लिख लेना, ओमेगा क्यूब बराबर 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ये दो बातें हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे कहा 1 ओमेगा स्क्वायर 1, फिर ओमेगा स्क्वायर 1। हमारे पास पहला ऑप्शन है इसका मान ज्ञात करने का। सीधा सीधा क्या कर दें, क्या करें, R1 के सापेक्ष विस्तार कर दें। क्या कर दें, R1 के सापेक्ष विस्तार। बता सकते हो इसका आंसर क्या है? क्यों तुक्का लगाएगा? हम बता सकते हैं इसका आंसर शून्य आएगा बिना विस्तार किए, और बिना विस्तार किए हम शून्य लाएंगे भी। अगर हम बिना विस्तार किए शून्य लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बिना विस्तार किए अगर किसी सारणी का मान तुम शून्य लाना चाहते हो तो क्या करना होगा? उसकी दो पंक्ति या दो स्तंभ को समान करो, या तो उसकी किसी एक पंक्ति के सभी अवयवों को क्या कर दो, शून्य कर दो, हो जाएगा। तो यहां पे हम इसको दोनों में से कोई एक करने का प्रयास करेंगे। अगर तुम एक चीज देख रहे होगे तो यहां पे तुमको बताया गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, और इस सारणी पे तुम ध्यान से देखो तो सवाल हम शुरू करते हैं, क्योंकि सारणी हमारा ये है, हो गया ना। अब इसमें देखो कि ये 1 है ना, इसमें अगर ओमेगा जुड़ा ओमेगा स्क्वायर जुड़ा तो बन गया ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जुड़ा ना। फिर यहाँ पे ओमेगा है ओमेगा स्क्वायर जुड़ा 1 जुड़ा, मतलब फिर तीनों जुड़ के वही बन गए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, हुआ ना। इसके बाद इसमें भी ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा जुड़ा और 1 जुड़ा तो बन गया क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। मतलब हम कौन सी प्रक्रिया कर रहे थे यहाँ पे, किसको जोड़ रहे थे, पंक्ति को या स्तंभ को? ये पहली पंक्ति है R1, ये दूसरी पंक्ति है R2, तो क्या हम R1 में R2 को जोड़ रहे थे? पंक्ति ऑपरेशन में, रो ऑपरेशन में ऊपर नीचे जोड़ा जाता है, क्योंकि पहली पंक्ति में हमको दूसरी पंक्ति जोड़नी है तो पहले में दूसरी पंक्ति ये जुड़ेगी। हम इसमें इसको जोड़ रहे थे, फिर इसको जोड़ रहे थे, दिखाई दे रहा था। अर्थात ये है तुम्हारा C1, ये है C2 और ये है C3। हम क्या किए, C1 में C2 और C3 को जोड़े। आए समझ में? बात को ध्यान दें, जब हम पंक्ति की चर्चा करेंगे तो पंक्ति ऊपर नीचे जुड़ती है, क्योंकि ये तो पूरी पहली पंक्ति ही है, तो क्या पहली पंक्ति को आपस में जोड़ लेंगे? R1 बराबर कह देंगे R1 के तीनों अवयवों का योग, ऐसे होगा। R1 बराबर लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, चाहे R1 प्लस R2, चाहे R1 माइनस R2, चाहे R1 माइनस R3 लिख सकते हैं, लेकिन हम उसकी पंक्तियों को आपस में जोड़ देंगे, पंक्ति ही आपस में जुड़ जाएगी। अरे एक पंक्ति दूसरी पंक्ति में जुड़ सकती है, कोई भी पंक्ति स्वयं में नहीं जुड़ सकती, ये बात को ध्यान में रखे रहें। तो क्या होगा यहाँ पे, हम पंक्ति में पंक्ति नहीं जोड़ रहे थे,
हम स्तंभ में स्तंभ जोड़ रहे थे, क्योंकि ये ऐसे ऐसे स्तंभ होता है तो इसमें इसको जोड़ रहे थे। दिखाई दे रहा है? तो हम कौन सी प्रक्रिया करेंगे? C1 बराबर कर दिया जाए C1 प्लस C2 प्लस क्या C3। दिखाई दे रहा है ना? तो कहाँ लिखेंगे जोड़ के? C1 की जगह पे कि C2 की जगह पे, C3 की जगह पे? C1 की जगह पे लिखेंगे क्योंकि C1 के बराबर कर रहे हैं, और बाकी C2 और C3 जैसे हैं वैसे ही उतार दिए जाएंगे। तो देखो C1 में एक है ना ये, इसमें C2 जोड़ो C3 जोड़ो, ये है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर जोड़ो और एक जोड़ो, ये है ओमेगा स्क्वायर प्लस इसमें ओमेगा जोड़ो और प्लस क्या जोड़ो, एक जोड़ो। दिखाई दिया? दूसरा और तीसरा वैसे ही उतार दो क्योंकि उसमें तुमने कोई ऑपरेशन नहीं किया है। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दिया? अब इनको एक बारी क्रम से कर लो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हो, प्लस में है तो आगे पीछे हो जाएगा। कुल मिला के तीनों बन गए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बन गया ना? और दूसरा वाला हमारा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बचा हुआ है, ये ओमेगा स्क्वायर एक और एक बचा हुआ है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है हमें, हमारा काम हो चुका जो हमको चाहिए था। आ जाओ इधर, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, सब 0 हो गया, 0 0 और 0, देख रहे हो? उसके बाद दूसरा जो बचा है उसको बचा रहने दो, हमको तो जो करना था हम कर चुके हैं, बाकी वो सब बचे रहे उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि C1 की वैल्यू क्या हो गई 0, इसलिए पूरे सारणिक का मान ही 0 हो गया। दिखाई दे रहा है ना? तो हो गया काम खत्म। अभी इसका विस्तार करते, तो विस्तार करने के बाद गुणा करते, फिर 3 बार ये फॉर्मूला लगाते, एक तो उसमें 6 घात आती, 6 घात को 3 गुणा 2 में तोड़ते, ओमेगा क्यूब का मान 1 रखते, तब लास्ट में कटने के बाद 0 आता। यहाँ पे हमने बस थोड़ा सा दिमाग लगाया कि स्तंभ में स्तंभ को जोड़ दिया, हमारा काम हो गया। ध्यान देना, जब दाएं बाएं जोड़ना तो स्तंभ जुड़ेगा, ऊपर नीचे जब जोड़ना तो कौन जुड़ेगा? पंक्ति, अर्थात पंक्ति जोड़ना होगा तो ऊपर से नीचे जुड़ेगी, क्योंकि ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति ही जुड़ी या घट सकती है, याद रखे रहना। यहाँ पे देखो, क्या पंक्ति में पंक्ति जोड़ के हम काम कर सकते थे? पंक्ति में पंक्ति जोड़ते तो हमारा काम होता नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो, जब R1 में R2 R3 जोड़ते तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो हो जाता है, इसका मान 0 होता है। लेकिन क्या जब इसको जोड़ते ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसका मान 0 होता है? नहीं होता है। दिखाई दे रहा है ना? उसके बाद यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इसका मान 0 होता है? नहीं होता। नहीं कर पाते ना? ध्यान दिए रहना। तो कर लो, इस तरह से सवाल मिलेंगे तुमको। अब दूसरा एग्जाम्पल लिखो। दूसरा एग्जाम्पल देखो, उसको बता रहे हो, उसके बाद अभ्यास के सब सवाल तुम लोग घर से लगा के आ सकते हो। क्या कर रहे हो? हाँ, ये सूत्र होता है इकाई का घनमूल का। 6/11 में इकाई का घनमूल पहले था शायद, अब तुम लोग में से हटा दिया था, इसलिए उसको पढ़ाए नहीं थे। ओमेगा इसमें इकाई का घनमूल है। देखो, इकाई का घनमूल ओमेगा, ये ओमेगा क्यूब बराबर 1 दिख रहा है ना? अगर तुम 1 को उधर भेजते हो, ये 3 को, 1 की घात 1/3 होगा ना, और 1/3 घात लगने का मतलब ही हो गया 1 का घनमूल। 3 घात का मतलब घनमूल होता है ना, ये 3 घात का मतलब घन होता है और 1/3 घात का मतलब घनमूल होता है। तो 1 का घनमूल क्या है? यहाँ पे ओमेगा है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना। उसके बाद से यहाँ पे ये
द्विघात समीकरण इसका बनाया गया, श्रीधराचार्य विधि से हल करोगे तो इसका मान ये 1 आएगा। क्या आएगा? 1 और -1। ये बात को ध्यान दिया, इसीलिए इसको बनाया गया 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ये इकाई के घनमूल ओमेगा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक ओमेगा क्यूब बराबर 1 और एक 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। अब उसने वहां पे इकाई का घनमूल लिख दिया तो तुरंत तुम्हें समझ जाना है कि उसमें ये दो फॉर्मूले अवश्य लगेंगे। अगर ये दोनों फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं है तो तुम कोई काम नहीं कर सकते। समझ गए? इसको सवाल ही नहीं लगेगा तुम्हारा तब। अगर याद नहीं है, देखो याद था तभी तो हमने इसको जीरो कर पाए। हम नहीं याद होता तो हम लोग जीरो नहीं कर पाते। ठीक है ना, ये याद रखना। चलो अब देखो दूसरा एग्जाम्पल लिखो। दूसरा एग्जाम्पल, ओमेगा में दो फॉर्मूलों को अवश्य याद रखो, ओमेगा क्यूब बराबर 1 और 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। आगे लिखो दूसरा एग्जाम्पल, सिद्ध कीजिए कि सारणी बनाएंगे 1 1 1 x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर फिर क्या z स्क्वायर बराबर x - y y - z और z - x। इतना हमको प्रूफ करना है। ठीक है ना, प्रूफ काफी आसान है। वही प्रक्रिया करेंगे, पंक्ति की पंक्ति में कर सकते हैं, स्तंभ की स्तंभ में कर सकते हैं, जैसा हमको आवश्यकता होगी। ये नहीं कि अपने मन से झोंके जाओ, जहां चाहो वहीं घटा दो। जो आवश्यकता होगी वही काम करोगे। ये इतना सिद्ध करना है, नोट कर लिए। अब हम उतारते हैं LHS, RHS को छोड़ देंगे, RHS छूट गया, हो गया। अब इसमें प्रक्रिया की शुरुआत करो। पहले तो देख लो तुमको प्रूफ क्या करना है। क्या प्रूफ करना था? x - y y - z और z - x, ये हमको प्रूफ करना है ना। अब इसमें समझो क्या करोगे तुम, किसी भी प्रकार से इस सारणिक में x - y बना सकते हो। x - y बन जाएगा इस सारणिक में कहीं। तो बताओ किसको घटाएंगे, कुछ बोलोगे तभी तो आगे बढ़ा जाए। R1 में से R2 घटाएं, एक में से x घटेगा तो x - y आएगा, एक में से y घटेगा तो y - z आएगा। C1 में से C2 को घटा सकते हो, एक में से एक गया तो 0, x में से y घटा तो x - y। अभी पीछे बताएं, तुम लोग की खोपड़ी में कुछ घुसा ही नहीं। एक बार बता दिए, पंक्ति की क्रिया पंक्ति में करो, स्तंभ की क्रिया स्तंभ में करो। जब तुमको यहां से यहां तक पूरा x ही दिख रहा है तो पंक्ति में से पंक्ति घटाने का क्या मतलब होगा? तुम्हारे पास ये R2 है, ये R3 है। अगर तुम R2 में से R3 घटा भी रहे हो, अर्थात x में से x स्क्वायर घटा रहे हो, तुमको x - y चाहे y - z चाहे z - x मिलने की संभावना है? दिखाई दे रहा है? कभी नहीं। अगर ध्यान से देखोगे तो ये पहला स्तंभ C1, दूसरा स्तंभ C2, तीसरा स्तंभ C3। पहले स्तंभ में सब x है, दूसरे स्तंभ में सब y है। पहले में से दूसरे को घटा दो, तब संभवतः हमको x - y मिल जाए, मिलेगा। इसी प्रकार दूसरे में से तीसरे को घटा दो तो y माइनस क्या मिल जाएगा? z मिल जाएगा। पहला मिल गया, दूसरा मिल गया तो तीसरा भी मिल ही जाएगा, हमको मिलेगा ना। तो अब देखो, पंक्ति में यहां भी प्रक्रिया नहीं कर सकते हो। ध्यान से समझे रहना, तुम लोग को 10 बार समझा चुके हैं कि पंक्ति घटाएंगे तो ऊपर नीचे घटेगा। पंक्ति घटाने का मतलब दाएं बाएं नहीं घटता है। R2 को R2 में ही घटा देंगे,
अरे दाएं बाएं घटाने का मतलब तुम प्रक्रिया स्तंभ पे पहुंच गए, ये स्तंभ ये स्तंभ, इसमें से इसको तुम घटा रहे हो मतलब स्तंभ को घटा रहे हो। जब इसमें से इसको घटाओगे तब पंक्ति में से पंक्ति घट रही है, ये ध्यान में रखे रहो। तो यहां भी प्रक्रिया स्तंभ में ही होगी। तो पहले क्या करेंगे, C1 बराबर क्या लिखेंगे, कुछ नहीं पूछा खोपड़ी में, C1 बराबर C1 माइनस C2, ठीक है। अर्थात C1 की जगह पे C1 में से C2 को घटा कर लिखेंगे, है समझ में। C1 की जगह पर C1 में से C2 घटा कर लिखेंगे। अब हमारा नियम कहता है कि प्रक्रिया एक बार में होनी चाहिए, लेकिन हमने कल तुमको समझाया था अगर पहली प्रक्रिया और दूसरी प्रक्रिया में कोई संबंध नहीं है तो हम दो प्रक्रियाएं एक साथ कर सकते हैं। अर्थात पहली प्रक्रिया हम किस पंक्ति में, ये किस स्तंभ में कर रहे हैं, C1 में कर रहे हैं, तो हम चाहें तो C2 के साथ कोई प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन C2 के साथ प्रक्रिया ऐसी ही करोगे जिसमें C1 का कोई योगदान ना हो, ठीक है ना। मतलब C2 में से अगर तुम C2 माइनस C1 कर रहे हो तब नहीं कर सकते हो। अभी C2 में से क्या घटा सकते हो, C3 ही घटा सकते हो। अब फिक्स हो गया घटाना है वही, क्यों, क्योंकि C1 जैसे ही घटाए गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम पहले C1 में ऑपरेशन कर रहे थे, ठीक है ना। तो एक बार जिस पंक्ति में या जिस स्तंभ में तुम ऑपरेशन कर रहे हो उसी पंक्ति या स्तंभ को दूसरे के साथ तुरंत नहीं ला सकते हो। हाँ, घटा लो उसके बाद जाओ फिर बाद में करो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां तुरंत के लिए तो नहीं कर सकते हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे हमने C1 में से C2 को घटाया और C2 में से किसको घटा दिया, C3 को हटा दिया। दोनों किसके बराबर, ये प्रक्रिया पहली C1 में की जाएगी। तो ध्यान से देखो, पहली प्रक्रिया C1 है ना, एक x स्क्वायर ये C1 है, घटाना उसमें से C2 को है। तो देखो इसके सामने C2 ये है, एक में से कौन घटेगा, एक, x में से कौन घटेगा, y, और नीचे x स्क्वायर में से कौन घटेगा जी, y स्क्वायर घटेगा। इसी प्रकार C2 की प्रक्रिया C3 के साथ कर रहे हो, उसमें C1 का कोई योगदान नहीं था, ठीक है। तो कर सकते हो क्या, फिर C2 में से C3, ये C2 ये C3, मतलब ये इससे घटेगा, तो 1 माइनस 1, फिर y माइनस z, और इधर y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। क्या हमने C3 में कोई प्रक्रिया किया, नहीं, न किया न कर सकते। क्यों, क्योंकि C3 में कोई भी प्रक्रिया करोगे तो या तो C3 में C2 घटाना होगा या C3 में C1 घटाना होगा, कोई भी एक करना होगा, हमें करना होगा ना। लेकिन हम तो C1 और C2 में पहले ही प्रक्रिया कर चुके हैं, इसलिए C3 में कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती है, तो उसको वैसे ही अभी छोड़ना पड़ेगा, एक Z और Z स्क्वायर हो गया ना। अब क्या करना है ये देखो, हल करो इसको, एक में से एक गया तो 0 हो गया ना, नीचे इसको x माइनस वाई ऐसे ही रहने दो, देख रहे हो। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई और x माइनस वाई, किस नियम से, वर्गांतर नियम। वर्गांतर नियम क्या कहता है, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, वही हमने लिखा। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं, एक में से एक किया 0, तो ये बचा है x माइनस वाई, और उसके बाद ये क्या बचा है, y माइनस जेड बचा है ना, y माइनस जेड बचा है, और ये बचा तुम्हारा y माइनस जेड और z माइनस x हो गया, और ये वाला बचा y माइनस जेड और y प्लस जेड रहेगा, ये बचा तुम्हारा एक z और z स्क्वायर। अब एक नियम और लगाओ, सारणिक का गुण ये भी कहता है कि यदि सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ में कोई अवयव सार्वनिष्ठ है तो हम उसे क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो पहले तो देखो किसी पंक्ति में कुछ कॉमन मिल रहा है, किसी भी पंक्ति में कोई अवयव कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है।
पंक्ति मतलब अब ऐसे ऐसे देखना है, ये पता चला फिर ऐसे ऐसे झोंके रहो, ऐसे ऐसे देखे तो अस्तंभ हो जाएगा वो। ऐसे देखना है, इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, इसमें कुछ कॉमन है नहीं है। अरे जैसे बीजगणित का कॉमन करते हो समझ लो वही है, इसमें कुछ कॉमन है नहीं है। स्तंभ में आ जाओ, इसमें कुछ कॉमन है, जीरो में तो कुछ भी निकाल सकते हो, 1000 2000 3000 कुछ तो निकाल दो। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? x माइनस वाई दोनों में दिख रहा है, वो कॉमन निकल जाएगा बाहर, निकलेगा, क्योंकि कोई भी अवयव सार्वनिष्ठ होता है तो उसे हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। जैसे कल के एग्जाम्पल में हमने 3 को कॉमन किया था R2 से, ये थे ना। इसी प्रकार दूसरे में क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, y माइनस जेड। तीसरे में कुछ दिख रहा है, तीसरे में जेड है, एक में जेड निकल जाएगा है, जीरो होता तब निकलता है, एक में से कुछ नहीं निकलेगा। अब देखो कॉमन कर लो फटाक से, यहां पे लिखो C1 में से x माइनस वाई व C2 में से क्या y माइनस जेड। क्या करने पर जी, कॉमन करने पर, तो क्या हो जाएगा देखो, x माइनस वाई उसमें से निकाल दो, y माइनस जेड उसमें से निकाल दो। अब देखो अंदर क्या क्या बचा, ये तो जीरो था, जीरो ही रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसमें से x माइनस वाई निकल गया तो क्या बचा, एक बचा। इसमें से तुम्हारा x माइनस वाई निकला तो क्या बचा, x प्लस वाई बचा। ये भी जीरो, इसमें एक बचा, और इसमें क्या बचा जी, y प्लस जेड बचा। और लास्ट वाला एक जेड, और क्या बच गया, जेड स्क्वायर। यहां भी कोई नियम लग सकता है, अब कुछ नियम दिख रहा है, इसमें कोई नियम अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी लास्ट वाला प्रॉपर्टी हमने क्या लिखवाया, लास्ट प्रॉपर्टी से पहले वाली, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के दो अवयव शून्य हो जाते हैं, दिखाई दे रहा है ना, तो उस पंक्ति का तीसरा अवयव उसके विस्तार चिन्ह के साथ लिखकर उसकी खड़ी पड़ी बंद करके शेष बचे अवयव को लिख देते हैं। यही तो गुण कहता है ना। तो क्या करेंगे, क्योंकि R1 के कितने अवयव शून्य हैं, दो अवयव शून्य हैं, ठीक है ना। इसलिए देखो x माइनस वाई फिर y माइनस जेड, और इसमें 3 कोटि की सारणी कितने कोटि में बदल जाएगी, 2 कोटि में बदल जाएगी। क्या करेंगे, इसका वाला चिन्ह लिखेंगे +1, इसकी खड़ी पड़ी बंद करके जो बचा उसे लिखेंगे आप व्यू, ये सारणी के रूप में। ये आप व्यू मत समझ लेना, है बड़ा पोस्टर लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ गुणा का चिन्ह लगा हुआ, ठीक है ना। तो क्या करोगे, अब ये एक की स्तंभ बंद किए, एक की पंक्ति बंद किए, तो ये इतना बचा ना, इसको उतार दोगे, 1 x प्लस वाई फिर 1 y प्लस क्या जेड, उतार दिए। अब इसका विस्तार आराम से कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तो क्या होगा, हाँ बताएं। अब देख लो, यहां पे देखो, बराबर करो, देखो x माइनस वाई y माइनस जेड बचा हुआ है ना, गुणा करके आगे कोष्ठक में आ जाओ। पहले 1 लिखोगे, 1 के बाद पहले इसमें किसका गुणा होगा, पहले इसका गुणा होगा ना, तो यहाँ पे y प्लस जेड का गुणा 1 में होगा तो y प्लस जेड ही रह जाएगा, और फिर माइनस चिन्ह लगा के इसका गुणा करोगे ना, तो माइनस लगाओगे, x प्लस वाई का गुणा क्या रह जाएगा, x प्लस वाई ही रह जाएगा, और इस तरह से हो गया। देखो x माइनस वाई बचा, y माइनस जेड बचा, और इसके बाद इसमें गुणा लगा के ये वाले को देखो, 1 का गुणा करने पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, इनका ब्रैकेट तोड़ दो, y प्लस जेड माइनस x, उसके बाद माइनस वाई, क्योंकि ब्रैकेट टूटा तो चिन्ह बदल जाता है, बदलता है, y से y इसमें क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फाइनली आंसर आ गया x माइनस वाई, y माइनस जेड, और लास्ट में क्या आ गया, z माइनस x इज इक्वल
RHS प्रूफ, ये काम करना है, ठीक है। तो ये जोड़ने घटाने वाला नियम याद रखो। अगर दाएं से बाएं घटा रहे हो, ध्यान देना, दाएं बाएं घटा रहे हो तो समझ लो स्तंभ में काम कर रहे हो, ऊपर नीचे घटा रहे हो तो समझ लो किसमें काम कर रहे हो, पंक्ति में। अर्थात अगर तुम्हारा सवाल ऊपर नीचे घटाने पर बनता है तब समझ जाओ तुम पंक्ति में पंक्ति को जोड़ घटा रहे हो, और ये दाएं बाएं घटाने पर अगर बन रहा है तब किसमें किसको घटा रहे हो, स्तंभ में स्तंभ को। और स्तंभ की प्रक्रिया तुम स्तंभ में ही कर सकते हो, पंक्ति में नहीं कर सकते हो। ये चीजों को ध्यान में रखना है। 2 जीरो मिल गए तो तुरंत 3 कोटि की सारणी 2 कोटि में बदल जाएगी बिना सोचे समझे। फिर उसका 2 कोटि का विस्तार कर लेना। कैसे विस्तार करते हैं, पहले इसका गुणा होगा, इसका, फिर माइनस लगा के तब इसका गुणा होगा ना। वही काम हमने वहां पे किया है। नोट कर लो, बाकी चीजें करूंगी, जल्दी जल्दी नोट करो।